Hello students, I hope that you all are doing well in your study. So this is our costing lecture and we have already studied many sums of cost accounting, that is material costing. So in material costing what we studied till now is EOQ formula, EOQ tabular method, and after that inventory turnover ratio. We have studied it, right? Thoroughly we have done it. So in our from our last lecture I have started with FIFO method. Today also I am going to solve some on FIFO method. So in your portion you have two methods, that is FIFO and weighted average. So in 2 to 3 lecture we will complete FIFO and weighted average. So last 2 to 3 lecture we are going to complete our material cost accounting. So let's start. This is a question. This question we have to solve by FIFO method only. Prepare a store ledger account from the following transactions, assuming that the issue of stores have been made on the principle of FIFO. तो मैं assume कर लेना है कि कंपनी FIFO method follow करती है, ठीक है? और इसी एक मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है? Received 1000 units. Student, whenever we say received, it is stock. Received का मतलब stock receive किया. तो stock receive कैसे करते हैं हम? Purchase करेंगे तो ही stock receive होगा. So in short, purchase बोलो या received बोलो, बात एक ही हो जाती है. Received 1000 units at the rate of ₹20 per unit. Received 350. Okay, यहाँ पर received issues सब दिए हुए हैं. Very good. तुम सबसे पहले ये देखो कि डेटा कब का है. डेटा है 2018 का और मंथ कौन सा है? जुलाई. ओके, डेटा टाइम वाइज दिया है या डेट वाइज दिया है या एक साथ ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं? तो यहाँ पर डेट वाइज दिया है 1, 3, 5, 7, 12, 16. सो यू डोंट हैव टू अरेंज इट, ठीक है? डायरेक्टली यू कैन सॉल्व इट. बट ये देखना है कि 1 तारीख को रिसीव हुआ है कि इश्यू हुआ है. फर्स्ट को रिसीव, थर्ड को रिसीव, फिफ्थ को इश्यू हुआ है, सेवेंथ को अगेन इश्यू, 12th को रिसीव, 16th को इश्यू. सो एवरीथिंग यू हैव टू रीड अकॉर्डिंगली. This is our answer. Student, I have already told you all कि ये जो particular question है, ये जो particular chapter का question है, FIFO method and weighted average method, ये इसको आपको अपने टेक्स्ट बुक में दो पार्ट, टेक्स्ट बुक नहीं सॉरी नोटबुक में ये जो 2 पार्ट से तुम्हारे पेजेस ओपन होते हैं वहीं पर सॉल्व करना है, सो दैट वो आधा इधर आ जाएगा और यहाँ पर आधा आ जाएगा. क्लियर? तो इस पेज में तुम इधर मिड में हेडिंग डाल देना, ये वाला स्टोर लेजर अकाउंट FIFO मेथड, वो मिड में आ जाएगा. यहाँ पर आ जाएगा डेट, रिसिप्ट, सॉरी डेट, पर्टिकुलर्स एंड रिसिप्ट. यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा इशू एंड बैलेंस. क्लियर? एक ही में खिचड़ी मत पकाते हुए लिखना, बाद में बहुत तकलीफ होगी तुम्हें पढ़ाई करते हो या लिखने में भी. इनफैक्ट तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है. सो इस मामले में कोई और वे नहीं है तुम्हारे पास. यू हैव टू राइट बाय दैट वे ओनली. इनफैक्ट अगर एग्जाम में भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में भी मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि इस तरीके से बुकलेट ओपन करो और वहीं पर सॉल्व करो. क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख देना है, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो भी रहेगा उसका सॉल्व कर देना है. अगर तुम्हें इसके पीछे एक पेज छोड़ना भी पड़ रहा है, सपोज एक पेज रह जाता है, रहने दो, कोई बात नहीं, आगे का हम लोग देख लेंगे. तो वो एक पेज जाता है जाने तो, लेकिन इससे सॉल्व तुम्हें इस तरीके से ही करना है, ठीक है? सो सबसे पहले तुमने हेडिंग में लिख दिया डेट, उसके बाद आता है पर्टिकुलर्स, उसका 3 बड़े बड़े कॉलम्स बनते हैं, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस. उसके अंदर 3 सब कॉलम्स बनते हैं, तीनों के अंदर 3 सब कॉलम्स बनते हैं, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, और बैलेंस में भी वही. सो सबसे पहले हेडिंग में हम लिख देते हैं 2018, मतलब ये 2018 का डेटा है. या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो जुलाई 2018, फिर नीचे से 135 लिखना चालू कर सकते हो, ठीक है? सो जुलाई 1 तो क्या हुआ था? रिसिप्ट हुआ था. तो रिसिप्ट में आ जाएगा 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹20, सो अमाउंट विल बी 20,000 यूनिट्स. इश्यूज में डैश डैश एंड डैश. तो क्वांटिटी बैलेंस में आ जाएगा 1000, 20 एंड
20,000 ये सब। स्टूडेंट्स वन थिंग विच आई डिडंट टेल यू इज, आई नो कि तुम्हारे बुक्स में ऐसे प्रॉपरली लाइंस रहते हैं, बट अगर सपोज तुम्हारा एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि जुलाई 1 का कंप्लीट हो चुका है, फिर उसके बाद आ रहा है जुलाई 3, है ना, तो जुलाई 1 कंप्लीट है, तो तुम्हें पेंसिल से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है, उसी लाइन पे डार्क कर देना है उस लाइन को, सो दैट इट विल यू विल रिकॉल इट। तुम्हें अभी ऐसा लगेगा कि ऐसा क्यों बोला मैडम ने, इसका क्या यूज है, बट बाद में ना तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि मेरे ये बोलने का क्या मतलब था। जो तुम्हारे नोटबुक का लाइन है उसी पे इस तरीके से तुम्हें पेंसिल से भी डार्क लाइन कर लेना है। आई टेल यू व्हाई। नेक्स्ट थर्ड को रिसिप्ट हुआ है, रिसिप्ट हुआ है 350 यूनिट तुमने खरीदा एट द रेट ऑफ 21, मल्टीप्लाई करो 350 into 21, so amount will be 7,350. all of you please be seated with your calculator, right? इश्यूज में डैश डैश डैश, क्योंकि अभी तक इश्यू नहीं हुआ ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ऊपर तुमने यूनिट लिखा था उसे भी वापस यहाँ पर हम अगेन लिखते हैं, जैसे 1000 एट द रेट ऑफ 20,000, और यहाँ पर लाइन खींच देंगे, मतलब अब इसके ऊपर हमें नहीं देखना है। और इस मंथ का जो रिसिप्ट है दैट इज 350 एट द रेट ऑफ 21 एंड अमाउंट विल बी 7,350। तो ये अपना एक अलग सा बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब तुम्हें सिर्फ ये कॉलम देखना होगा, अब तुम्हें इसके ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम में भी इसी तरीके से करना, नहीं तो क्या होता है ना, तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि ये 1000 अलग है और ये 1000 अलग है क्या, या ये 300 अलग है क्या, कौन सा अलग है कौन सा एक साथ है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। सो दैट वुड बी एडवाइजेबल कि इस तरीके से तुम्हें लाइन डार्क कर देना, जैसे ये दो ट्रांजेक्शन एक साथ है ना, इस तरीके से लाइन पूरा ड्रॉ करना होगा तुम्हें, ठीक है। जुलाई 5 इशू हुआ है, तो रिसिप्ट में डैश डैश कर देना है। इशू कितना हुआ है 700 यूनिट, सो पहले वाले में से 700 जा सकता है। फीफो है ना, फीफो का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये पहले था, और जो पहले था उसको ऊपर लिखना है और जो बाद में आता है उसे नीचे लिखना है। ये भी एक चीज तुम्हें याद रखनी होगी, ठीक है। तो 1000 में से 700 कम है, तो ये इसी में से काम चल जाएगा तुम्हारा। 700 एट द रेट ऑफ 20, सो अमाउंट विल बी 14,000। 1000 में से 700 जा चुका है, तो अभी कितना बचा 350। 350 at the rate of 20, amount will be 6,000. 350 at the rate of 21, amount will be 7,350. Students, ये 300 को अभी भी तुम्हें अलग ही लिखना है, तुम इसे मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट 1000 का हिस्सा है, क्लियर। तो इसे तुम्हें इस तरीके से अलग ही लिखना है। नेक्स्ट 7th जुलाई, 7th जुलाई इश्यू हुआ है, अगेन रिसिप्ट में तुम्हें डैश डैश करना है, और इश्यू कितना हुआ है क्वेश्चन में देख लेते हैं। 7th जुलाई 400 यूनिट्स, ओके। तो 400 यूनिट यहाँ पर एक साथ नहीं दिया है, तो तुमसे 300 को पूरा पहले कवर अप कर लोगे। पहले तुमने 300 यूनिट लिखा एट द रेट ऑफ 20 और अमाउंट आ गया 6,000। उसके बाद 100 यूनिट तुम्हें यहाँ से लेना होगा, ठीक है। तो 100 यूनिट तुमने नेक्स्ट स्टॉक में से लिया, लेकिन उसका रेट क्या है 21, तो यहाँ पर रेट लग जाएगा 21। तो 100 इंटू 21, 2100। यहाँ पर बैलेंस में कुछ लिखा नहीं है, बट बैलेंस आएगा, कितना आएगा 250 एट द रेट ऑफ 21। 250 इंटू 21 कैलकुलेट कर लो, 250 इंटू 21 कितना आया 5,250। इस तरीके से बहुत बार बुक्स में भी मिस्टेक्स रहते हैं, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को बोलती हूँ कि कॉन्शियसली सॉल्व करो। ऐसा नहीं होता है कि बुक में जो भी दिया है वो सब राइट ही होगा। यू हैव टू मेक यूज ऑफ योर ओन माइंड, ठीक है। जैसे यहाँ पर नहीं दिया था, मिसिंग था, जबकि ये लिखना जरूरी है, विदाउट दिस यू कैन नॉट गो अहेड। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने लिख दिया। नेक्स्ट जुलाई 12, जुलाई 12 को क्या हुआ है, रिसिप्ट हुआ है। रिसिप्ट में तुमने 550 यूनिट खरीदा एट द रेट ऑफ 22 और अमाउंट आ जाएगा 12,100। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 550 इंटू 22 इंटू 12,100, सॉरी 550 इंटू 22 will be 12,100, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया 12,100। नाउ क्वांटिटी में डैश डैश डैश, इश्यू कुछ नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऊपर बचा था 250 यूनिट, हम पहले वो लिख लेंगे। 250 यूनिट एट द रेट ऑफ 21, तो आ गया 5,250। और उसके बाद जो इस मंथ में परचेस या इस डेट में, आज के डेट में हमने परचेस किया, वो बाद में आएगा 550 एट द रेट ऑफ 22, तो 12,100। जुलाई 16 अगेन इशू हुआ था, तो रिसिप्ट में डैश डैश एंड डैश आएगा। कितना इशू हुआ था, लेट अस सी, जुलाई 16 350 यूनिट, ओके। तो 350 यूनिट में से हमारे पास यहाँ पर एक साथ 350 नहीं है। सबसे पहले फीफो में हम फर्स्ट को देखते हैं, तो फर्स्ट में कितना है 250, तो सबसे पहले हम इस 250 को लिखेंगे और इसका रेट लिखेंगे 21
अमाउंट आ जाएगा। तो अब ये पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन हमें इशू करना था 350, तो हम 100 इधर से बोरो करेंगे, बोरो मतलब यहाँ से लेंगे, तो 100 यूनिट रेट लग जाएगा 22, क्योंकि नेक्स्ट वाले का 22 रेट है, तो यहाँ पर आ गया 2200। बैलेंस ये तो पूरा जा चुका है, 550 में से 100 जा चुका है, तो कितना बचा 450, रेट लग जाएगा 22 और अमाउंट आ जाएगा 9900। ओके, नेक्स्ट जुलाई 21, जुलाई 21 को गया था रिसिप्ट। रिसिप्ट कितना किया तुमने, कितना खरीदा 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 23, तो अमाउंट आ जाएगा 2300 और यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो पहले से बचा हुआ यूनिट है तुम्हें सबसे पहले वो लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद जो तुमने इस आज के डेट में परचेज किया 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 23, वो लिखना होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट जुलाई 24 को हुआ इशू, तो रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा। इशू कितना हुआ है 500 यूनिट हुआ है, चलो देख लेते हैं एक बार इशू को। हाँ 500 यूनिट हुआ है। सो सबसे पहले हम पहले फीफो में फर्स्ट स्टॉक से लेंगे। फर्स्ट स्टॉक में कितना है 450 यूनिट है, तो 450 यूनिट हमने पहले लिख लिया, रेट था 22, मल्टीप्लाई कर दिया तो 9900। उसके बाद बैलेंस 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स इसका रेट था 23, तो 23 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1150। स्टूडेंट्स 100 में से 50 गया, तो अभी कितना बचा 50 यूनिट्स और रेट आ जाएगा 23, तो 1150 यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जुलाई 27 को रिसिप्ट हुआ अगेन, सो 200 यूनिट तुमने खरीदा एट द रेट ऑफ 20, सो अमाउंट विल बी 4000। सो इशू में कुछ नहीं आएगा, जो पहले से बचा है वो हम पहले लिखते हैं, 50 यूनिट एट द रेट ऑफ 23, अमाउंट आ गया 1150। अब जो इस मंथ में इस डेट में परचेज किया आज के डेट में, तो वो 200 यूनिट यहाँ पर लिखेंगे, उसका रेट लिखेंगे 20 रुपीज और अमाउंट आ जाएगा 4000। जुलाई 31 इशू हुआ है, तो रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा। इशू कितना हुआ है जुलाई 31 को 180 यूनिट्स। स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले कितना यूनिट है 50, तो हम सबसे पहले 50 को निकालेंगे, 50 यूनिट एट द रेट ऑफ 23, 1150 आ गया। अब कितना बचा 130 यूनिट्स, तो वो हम बाद में बोरो करेंगे, इस पे से उसे लेंगे, तो 130 यहाँ से आ गया, उसका रेट था 20 रुपीज, तो 2600 रेट हो गया। और ऊपर का तो पूरा यूनिट जा चुका है, नीचे बैलेंस कितना बचा 70 यूनिट एट द रेट ऑफ 20, so amount will be 1400. So how much will be your closing stock? Closing stock will be 70 unit at the rate of 1400. Okay, at the rate of 20 and total amount will be 1400. Students, one more thing which I did not tell you is कभी भी ना क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, फीफो मेथड होने दो चाहे वेटेड एवरेज मेथड होने दो। लेट मी मेक यूज ऑफ whiteboard. Okay, so always remember one thing, in case of a FIFO method, let it be FIFO method or weighted average method, तुम्हें अगर सेल्स का रेट दिया होगा, सेल्स का रेट दिया होगा, इट विल बी ऑफ नो यूज। देखो बहुत बार नहीं भी दिया होता है, लेकिन अगर वो दिया हुआ है तो उसका कोई यूज नहीं होगा। सपोज तुम्हें ऐसा दिया होता है, issued 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 20, तुम्हें इस 20 से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बार क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को जानबूझ करके रेट दे देते हैं, जैसे परचेज का रेट देंगे, सेल का भी रेट दे देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारी चीजों में ना तुम्हें कभी भी सेल के रेट से तुम्हें कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि सेल के रेट में ना प्रॉफिट मार्जिन भी एडेड होता है। सपोज कोई प्रोडक्ट मैंने 20 रुपीज में लिया, तो मैं से 20 में तो नहीं बेचूंगी, 20 में तो नहीं बेचूंगी, मैं से 21 या 22 तक तो बेचूंगी कम से कम, बिकॉज मेरा प्रॉफिट मोटिव भी है। सो इसलिए ये जो सेल्स का रेट होता है हम इसे कंसिडर नहीं करते, ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है। Students, till now we have solved one sum.
So this is our second sum. The stock in hand of the material as on first January 2018 was 500 units at the rate of ₹1. ये हमारा opening balance है. The following purchase and issues are subsequently made. Prepare the store ledger account under FIFO method. यहाँ पर तुम्हें सिर्फ एक ही मेथड से बनाना है, that is FIFO method. 2018 का डेटा दिया हुआ है, ठीक है. Purchases and issues. स्टूडेंट्स जिस क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि परचेज अलग से दिया होगा और इशू अलग से दिया होगा, तो यहाँ पर तुम्हें डेट पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. यहाँ पर तुम डायरेक्टली एक ही साथ में नहीं लिख सकते. जैसे कि 1 जनवरी पहले आया, उसके बाद 9 जनवरी आया होगा, उसके बाद आएगा 20 जनवरी, उसके बाद आएगा 22 जनवरी. तो यहाँ पर ना तुम्हें नंबरिंग देना होगा. जैसे कि तुम साइड में पेंसिल लेकर के 1, देन यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, ठीक है, फिर 22 को 4, फिर उसके बाद 27 को 5 एंड 30th को 6. तुम इस हिसाब से अपनी ओर से अपने आप से रैंकिंग देते जाओ, ठीक है, नंबरिंग देते जाओ कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन ये होगा, सेकंड ट्रांजैक्शन दूसरा कोई होगा, क्योंकि तुम बार बार अप एंड डाउन नहीं देख सकते. और इस तरीके से करते रहोगे तो तुमसे कुछ ना कुछ मिस आउट हो जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट. अगर सपोज तुम सोचते हो कि ठीक है हम खुद से देख लेंगे कि फर्स्ट कब आया, 9th कब आया एंड ऑल, तो तुमसे कोई ना कोई डेट पक्का मिस आउट हो जाएगा. और अगर एक भी डेट तुमसे मिस आउट हुआ तो चांसेस आर देयर कि तुमसे मिस्टेक होगा. और अगर एक भी ट्रांजैक्शन में मिस्टेक हुआ है, इट मीन्स तुम्हारा सॉल्व करने में इश्यूज आ जाएंगे और एंड का भी आंसर रॉन्ग आ जाएगा. तो ये सब मामले में यू हैव टू बी कॉन्शियस. February 13th एंड February 15th, तो पहले ये आया होगा, 6 तक हो गया ना, तो ये हो गया 7th. February 15th will be 8th, 9th, then this one will be 10th, और ये 11th March 11 और 17th March 12. Now you all can see it कि ये कितना इजी हो गया हमारे लिए सॉल्व करना. फर्स्ट यहाँ ये ट्रांजैक्शन है, तो फर्स्ट का डेट क्या है, 1 जनवरी. तो उसके बाद हम देखेंगे कि वो परचेज है कि सेल है. समझ में आया? अगर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आया तो हमें क्या करना है, हमें सबको रैंकिंग दे देना है. क्लियर? अगर वो डायरेक्टली डेट वाइज दिया है प्रॉपरली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत बार डेट वाइज नहीं दिया होता है. बहुत बार इस तरीके से दिया होगा कि परचेज एक साथ दे देंगे और इशू एक साथ दे देंगे. तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें उस क्वेश्चन में क्या करना है, तुम्हें उसे प्रॉपरली ऑर्डर में लगाना है. तो तुम ऑर्डर में कैसे लगाओगे, 1 2 3 4 अपनी ओर से नंबरिंग दे दो. और लास्ट नंबर याद रखना कि लास्ट नंबर विल बी 12. और इस बात का भी ध्यान रखना कि कोई भी डेट छूटा ना हो, ठीक है. तो लास्ट ट्रांजैक्शन 12 है, तो लास्ट नंबर 12 है, मतलब तुम्हारा 12 ट्रांजैक्शन दिखने चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है. ओके, तो यहाँ पर वी ऑल नो दिस कॉलम हाउ टू मेक इट. डेट पर्टिकुलर, ये GRN नंबर नहीं लिखना है आप लोगों को, एग्जाम में भी मत लिखना, ये कुछ मायने नहीं है, वो प्रैक्टिकली अप्लाई होता है, बट while solving the sum you need not to write it. MRN नंबर कोई जरूरत नहीं है, रिमार्क्स भी कुछ जरूरत नहीं लिखने की, ठीक है. तो हमारा कॉलम्स क्या क्या बन जाएगा, सबसे पहले हेडिंग पे आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है, स्टोर लेजर अकाउंट, FIFO मेथड, ठीक है. और ये चीज की आदत डाल लो कि whenever you are solving a sum you have to write method, which method you are applying. FIFO मेथड है, वेटेड एवरेज है, क्योंकि अब तक तो हम FIFO कर रहे हैं तो इसलिए तुम्हारे दिमाग में FIFO ही होगा, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेटेड एवरेज ऑल्सो. और ऐसे भी सम्स में कराऊंगी जिसमें वेटेड एवरेज और FIFO एक ही क्वेश्चन में करने होंगे हमें. तो इन सब चीजों का तुम्हें ध्यान रखना होगा कि you have to solve it by yourself, or you have to give it a heading. Clear? Okay, date, फिर particulars, फिर 3 कॉलम क्या आते हैं, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस. और इन तीनों में भी सब पॉइंट्स होते हैं, सब कैटेगरीज होते हैं, क्वांटिटी यूनिट, रेट एंड अमाउंट. इसमें भी आएगा क्वांटिटी यूनिट्स, रेट एंड अमाउंट, और बैलेंस में भी वो आ जाता है, ठीक है. सबसे पहले ऊपर हेडिंग पे तुमने लिख दिया 2018. तो मंथ मत लिखना क्योंकि हर जगह अलग अलग मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च है ना, तो तुम जनवरी इधर ही लिखो, ठीक है. लेकिन हेडिंग पे तुम क्या लिख देते हो, 2018 पहले लिख देते हो. ओके, तो तुमने रैंकिंग दी हुई थी तो उस रैंकिंग के हिसाब से हम जाते हैं. 1 जनवरी को क्या हुआ था, स्टॉक इन हैंड था तुम्हारे पास, तुमने ना तो परचेज किया ना सेल किया, तुम्हारे पास पिछले साल का जो बैलेंस था तुम्हें वो दिखाना है. तो यहाँ पर तुम लिख दोगे स्टॉक इन हैंड, सब जगह डैश 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 आ जाएगा. और एंड में तुम जितना स्टॉक था 500 यूनिट था एट द रेट ऑफ ₹1 और 500. स्टूडेंट ये डेट से नहीं लिया है हमने, ये हमने ऊपर हेडिंग से लिया है. देखो यहाँ पर हेडिंग में दिया है ना 1 जनवरी 2018, तो इसका भी ध्यान देना है. ऐसा नहीं कि तुम नीचे ट्रांजैक्शन पर ही ध्यान दे रहे हो, ऊपर जो हेडिंग में दिया है वो भी एक ट्रांजैक्शन है. तो टोटल 13 ट्रांजैक्शन हो जाता है, ठीक है. फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 6 जनवरी. 6 जनवरी को हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं. परचेज किया 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 1.10, तो अमाउंट हो जाएगा 1110.
10, ठीक है। तो यहाँ पर डैश 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 आ जाएगा। तो सबसे पहले जो ऊपर पहला यूनिट था, सबसे पहले का जो स्टॉक था वो पहले लिख देंगे हम 500 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹1 और अमाउंट। उसके बाद जो इस आज के डेट में हमने खरीदा दैट इज 6 जनवरी, तो उसका यूनिट लिखेंगे दैट इज 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 1.10, अमाउंट आ जाएगा 110। और स्टूडेंट मैंने पहले भी पिछले समय भी बताया था और मैं अभी भी बताती हूँ कि जब तुम किसी एक पर्टिकुलर डेट का ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हो, जैसे कि 6 जनवरी का ट्रांजेक्शन अभी हो चुका है, तो उसके बाद तुम्हें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना होगा। ये तो मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है बट यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस, ओके। जो भी डार्क कर देना तुम्हें, ठीक है, यू ऑल नो इट। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट डेट 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को तुमने क्या किया, इशू किया है, तो रिसिप्ट में डैश कर दो। इशू कितना किया है तुमने, 500 यूनिट किया है, तो 500 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹1, यहाँ पर भी आ जाएगा 500। तो बैलेंस कितना बचा, 100 यूनिट। जो यहाँ पर ये जो 100 है वही अभी हमारा बैलेंस बचा, क्योंकि फीफो मेथड में हम सबसे पहले ऊपर वाला यूनिट लेते हैं। तो 500 पूरा यूटिलाइज हो चुका है, तो बैलेंस ये बच गया 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 1.10, अमाउंट आ जाएगा 110, ओके। डेट नेक्स्ट आ जाता है 20 जनवरी, जिसमें हमने किया परचेज अगेन किया। तो परचेज करते वक्त हमने 700 यूनिट का परचेज किया, रेट था 1.20 और अमाउंट आ गया 840। यू ऑल कैन सिट, you all have to sit with your calculator and please make use of your calculator। मैं बोलती जा रही हूँ, सुनो मत, कैलकुलेट भी करके देखते जाओ, ठीक है। उसके बाद तुम्हें इशू में कुछ नहीं करना है। अब तुमने क्या किया, परचेज किया ना, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, जो यूनिट तुम्हारे पास पहले से है उसे पहले टॉप पे लिख लोगे तुम, रेट के साथ और अमाउंट के साथ। उसके बाद जो इस आज के डेट में तुमने परचेज किया, तुम उसका यूनिट और रेट लिखोगे विथ अमाउंट, ठीक है। अब ये हो चुका, अब तुम्हें डार्क करना होगा इस लाइन को कि अब ये डेट तुम्हारा फाइनल है। अब तुम्हें ऊपर कहीं देखने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज नेक्स्ट डेट में इशू है, जैसे कि यहाँ पर इशू है, तो तुम्हें पिछले डेट में यही दो देखने की जरूरत है। क्लियर, यही दो डेट मतलब यही दो ट्रांजेक्शन्स देखने की जरूरत है, तुम्हें अपसाइड देखने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर तुम इस तरीके से डार्क लाइन नहीं करते हो तो इशू क्या हो जाएगा ना कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा बैलेंस है, कौन सा पहले का बैलेंस है, कौन सा क्या है। यू विल गेट कंफ्यूज, तुम्हें लगेगा ये 100 भी इसी में इंक्लूडेड है। तो ये सब टाइप के कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको डार्क कर लेते हैं, ठीक है। कभी भी इस तरीके से डार्क कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमें सिर्फ इतना ही देखना है, इसके ऊपर नहीं देखना है, ठीक है। सो 100 यूनिट इंटू रेट तो वही आएगा 1.10, 110। और इशू हुआ था 500 ना, तो यहाँ से 100 मिल गया, तो बाकी का 400 हम नेक्स्ट से लेंगे। तो नेक्स्ट 400 और रेट लग जाएगा 1.20 और अमाउंट आ जाएगा 480। तो बैलेंस बचा 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 1.20, अमाउंट आ जाएगा 360, ठीक है। ये बच गया हमारा बैलेंस। नेक्स्ट डेट है 27 जनवरी। स्टूडेंट्स, आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू ऑल कि वीडियो में जब क्वेश्चन का पार्ट आता है तो तुम लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लिया करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बैक नहीं जाती हूँ, मैं डायरेक्टली आगे सॉल्यूशन पे रहती हूँ, बिकॉज आई एम हैविंग टेक्स्ट बुक इन माय हैंड। तो तुम लोगों को ये सब इश्यूज आते होंगे कि मैडम ये क्या बोल रही है, तो इससे बेटर ये होगा कि वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन लिख लो पहले, ठीक है। क्योंकि मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, बट प्रोवाइड मैं आपको वीकेंड में करने वाली हूँ। इस वीकेंड में जब हमारा लेक्चर, आई थिंक फ्राइडे को हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस वीक में, तो फ्राइडे को आई विल प्रोवाइड यू विद ऑल द 3 लेक्चर्स का एक साथ पीडीएफ में तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। और उसके बाद यू ऑल कैन स्टार्ट सॉल्विंग द सम। 27 जनवरी को हमने अगेन किया परचेज। परचेज कितना किया, 400 यूनिट, रेट था 1.30, अमाउंट हो गया 520। मल्टीप्लाई करेंगे तो 520 आता है। इशू में तुमने डैश डैश कर दिया। अब पहले से कौन सा यूनिट बाकी था, 300, तो उसको हम पहले लिखेंगे, पहले की यूनिट को पहले लिखेंगे। और आज के डेट में क्या परचेज किया, 400 यूनिट, और इन दोनों का रेट अलग अलग था, इसका 1.20 था, इसका 1.30 था। मल्टीप्लाई कर दिया तो रेट अमाउंट भी मिल गया हमें, ओके। नेक्स्ट 30 जनवरी। 30 जनवरी को हमने क्या किया, इशू किया। तो इशू करने के बाद डैश डैश कर देना है हमें, और इशू में 500 यूनिट हमने इशू किया, राइट। तो 500 में से हमारे पास पहले से कितना यूनिट अवेलेबल था, 300। तो सबसे पहले हम इस 300 को लेंगे और उसका रेट लिखा है 1.20 और अमाउंट आ जाएगा 360। और बैलेंस 200 हम नेक्स्ट में से ले लेंगे, तो बैलेंस में से 200 आ जाएगा, रेट आ जाएगा 1.30 और अमाउंट हो जाएगा 260। क्लियर। तो इस 400 का बैलेंस 200 बचा, रेट यही रहेगा 1.30 और अमाउंट आ जाएगा 260, ठीक है। नेक्स्ट फेब 13 को हमने किया परचेज, 1000 यूनिट परचेज किया एट द रेट ऑफ ₹1.40। मल्टीप्लाई करने पे यू विल गेट 1400। इशू में डैश डैश डैश। अब पिछले महीने का बैलेंस जो बचता है यूनिट तुम्हारा 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 1.30, वो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले। उसके बाद इस
के इस आज के डेट का परचेज लिख देंगे 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 1.40, अमाउंट आ जाएगा 1400, राइट। और इसको डार्क कर लेंगे बॉक्स को कि अब ये हमारा बैलेंस है। नेक्स्ट फेब 15 को अगेन हमने इशू किया, कितना इशू किया, 500 यूनिट इशू किया है, लेकिन 500 यूनिट में से हमारे पास पहले क्या था, 200 था, तो पहले हम इस 200 को निकालेंगे। उसके बाद बैलेंस 300 हम नेक्स्ट में से ले लेंगे, तो बैलेंस में से 300 ले लिया। रेट दोनों का अलग अलग है, इसका 1.30 इसका 1.40 है, तो मल्टीप्लाई कर दो। उसका 1000 में से 300 गया तो कितना बचा, 700, और रेट आएगा 1.40 और अमाउंट आ जाएगा 960। ओके, उसके बाद आ जाता है फेब 20 डेट। तो फेब 20 को क्या हुआ, परचेज हुआ है। परचेज कितना हुआ है, 500 यूनिट हुआ है एट द रेट ऑफ 1.50 और अमाउंट आ जाएगा 750, और इसको डैश डैश कर दो। अब स्टूडेंट्स हमारे पास पहले से 700 यूनिट बैलेंस था, उसका रेट लिखा। अब इस मंथ में हमने आज के डेट में कितना परचेज किया, 500 यूनिट, वो बाद में लिख लेंगे, 1.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 750, राइट। और इसको भी डार्क कर लेना, इसकी आदत तुम लोग डाल लो, इसको बॉक्स कर लेना या इसको डार्क कर लेना, क्योंकि इससे ना तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं होगा। वरना एग्जाम में जब विद इन 3 आवर्स जब पेपर कंप्लीट करने का प्रेशर रहता है ना, तो तुम्हें पता नहीं है कि हम कैसी कैसी गलतियां करके आते हैं। यू ऑल माइट हैव फेस्ड इट। और ये टीवाई का एग्जाम है तब तो और तुम लोग प्रेशर में रहोगे, क्योंकि इसका प्रोसीजर ही अलग होता है। वो सब मैं तुम लोगों को बाद में डिस्कस करूंगी, लेकिन फिलहाल ये सम कंप्लीट करते हैं। फेब 22 आता है बाद में, ठीक है। और फेब 22 में क्या हुआ था, इशू किया था हमने, तो रिसिप्ट में डैश डैश डैश। अब इशू में तुमने कितना इशू किया था, 500 यूनिट, तो 500 तो 700 से कम है ना। फीफो में फर्स्ट यूनिट पहले देखते, तो 500 700 से कम है, तो हम इसमें से ही ले लेंगे 500 और रेट लगा देंगे 1.40 और अमाउंट आ गया 500 सॉरी 700 मल्टीप्लाई करने पे। 700 में से 500 जा चुका, तो अभी कितना बचा, 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1.40 एंड अमाउंट विल बी 280। नाउ अमाउंट बैलेंस जो इस पिछले मंथ का परचेज था उसको तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो उसको अगेन वापस लिख देंगे वैसे का वैसे ही, 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 1.50 750 अमाउंट आ जाएगा, और इसको भी बॉक्स कर दो। ओके, 11th ऑफ मार्च को हमने क्या किया, इशू किया। अगेन 2 इशू है, मतलब 2 इस मंथ में बैक टू बैक 2 बार इशू आ गया, कोई बात नहीं। चलो 200 यूनिट सॉरी 500 यूनिट्स हमें इशू करने थे, लेकिन पहले से कितना यूनिट अवेलेबल था, 200, तो पहले हम इस 200 को कवर अप कर लेंगे। तो जैसे हमने 200 यूनिट इशू किया, तो अमाउंट भी रेट भी क्या लगेगा, 1.40। उसके बाद जो बैलेंस बचता है 300, वो हम इसमें से बोरो कर लेंगे, तो 300 वहीं से ले लिया और रेट भी 1.50 लिया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 200 तो पूरा जा चुका है और ये 500 में से 300 जा चुका है, तो कितना बैलेंस बचा, 200 यूनिट एट द रेट ऑफ, यही रेट लगेगा सेम 1.50 और अमाउंट आ जाएगा 300। लास्ट में 17th ऑफ मार्च का डेट आता है, और 17th ऑफ मार्च को हमने क्या किया था, परचेज किया था 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 1.60, अमाउंट आ जाएगा 640 और इशू में डैश डैश एंड डैश। सो पहले से जो यूनिट अवेलेबल था सबसे पहले हम उसे लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट उसका रेट लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो इस मंथ में आज के डेट में हमने परचेज किया वो लिखेंगे 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 1.60 और 640। तो अब तुम क्लोजिंग स्टॉक क्या कैसे लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक 600 यूनिट वैल्यूड एट 940। तुम रेट नहीं लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि रेट को लेकर के कंफ्यूजन है ना कि इसका रेट लिखे कि इसका रेट लिखे, इसलिए रेट लिखो ही मत, डायरेक्टली टोटल इसका लिख दो और टोटल यूनिट लिख दो। नंबर ऑफ यूनिट 600 यूनिट था, रेट था 940, ठीक है। आई होप कि ये सब आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब मैं तुम लोग को बताती हूँ कि मैंने तुम लोगों को बॉक्स करने के लिए या इसको डार्क करने के लिए क्यों कहा था। क्या होता है ना, एग्जाम में ना बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर रहता है हमारे ऊपर, ठीक है, और ऐसे में गड़बड़ भी बहुत होता है। और इस एग्जाम को नॉर्मल एग्जाम जैसा लेना मत, बहुत ज्यादा बबलिंग्स करना होता है, यहाँ साइन करो वहां साइन करो, इस पे बबलिंग करो उस पे ये करो, इतने सारे प्रोसीजर्स है कि बच्चे उसमें आधे से ज्यादा इरिटेट होते रहते हैं। और सपोज तुम्हारा सीट नंबर एकदम एंड में, तो तुम सम के मिड में रहोगे तभी प्रोफेसर आएगा और तुम्हें कुछ ना कुछ साइन करने के लिए एंड ऑल बोलेगा, तो वहां पर क्या होता है, माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते जाता है। तो इसीलिए अपना कॉन्सेंट्रेशन पावर और अपना जो माइंड है स्टक रहे, इसके लिए ये सब चीजें करते रहो। वरना तुम पहले ये सम कर रहे थे, उतने में कुछ गड़बड़ हुई और तुमने ऊपर का अमाउंट देख करके कुछ गड़बड़ करना चालू कर दिया, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा और डायरेक्टली पूरा मार्क्स ही तुम्हारा कट हो जाएगा। सपोज तुमने इतने स्टेप तक राइट किया और उसके आगे मिस्टेक किया, तो भी 5 मार्क्स ही मिलेंगे 10 में से।
गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा से अपने आप को लेकर के कॉन्शियस रहो और अपनी स्टडी को लेकर के कॉन्शियस रहो। कोई भी सम पढ़ रहे हो तो कॉन्शियसली पढ़ो, ऐसा नहीं कि आधे दिमाग से पढ़ रहे हैं, आधा ध्यान इधर है आधा ध्यान वहां है। नहीं मन है कोई बात नहीं, ब्रेक ले लो, बट वेन एवर यू आर स्टडिंग स्टडी इट थरली। अगर पढ़ने बैठे हो तो मेक इट श्योर कि तुम्हारी पढ़ाई हो रही है। अननेसेसरली वीडियो ऑन करके बैठ गए, ध्यान नहीं है, यहाँ देख रहे वहां देख रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। क्लियर? सो आई होप कि आई मेड माई पॉइंट्स क्लियर ओवर हियर। FIFO मेथड बहुत हो चुका है, अभी मैं देखती हूँ नेक्स्ट लेक्चर से वेटेड एवरेज भी ट्राई करती हूँ कवर अप करने के लिए। लेट मी चेक इट इन माई टेक्स्ट बुक। बट FIFO मेथड आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका है। 3 से 4 सम आई थिंक हम लोग कर चुके हैं, और आगे भी ऐसे सम्स करेंगे जिसमें FIFO अगेन आएगा ही आएगा। ओके तो अभी हम ऐसे सब सम्स करेंगे जहां पर FIFO और वेटेड एवरेज दोनों कवर अप होते हैं। So this is a question. This question I will solve it in our next lecture, but I am suggesting you people to try it by yourself also. ठीक है, एक बार अपनी ओर से कोशिश करो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कवर इट अप, बट अगर ऐसा होता है कि तुम लोगों अच्छा नहीं इसमें वेटेड एवरेज भी है, तो एक काम करो, तुम लोग वेटेड एवरेज मत करो, वो मेरा पढ़ाना बाकी है। FIFO एटलीस्ट ट्राई कर लो। ठीक है, FIFO तो तुम ट्राई कर ही सकते हो, वेटेड एवरेज मैं करा दूंगी, FIFO भी डिस्कस करूंगी, डोंट वरी, बट एटलीस्ट ट्राई दिस। क्या है, डेट वाइज सब कुछ दिया हुआ है, 1 मार्च 6 7 12 20। ओके, डेट वाइज डेटा दिया हुआ है, परचेज है कि परचेज है उसका रेट दिया हुआ है, और सेल्स है, सेल्स का सिर्फ यूनिट दिया हुआ है, तुम्हें सेल्स के रेट की जरूरत नहीं है वैसे भी। तो तुम्हें इस तरीके से FIFO मेथड करना है। आउट ऑफ परचेज ऑन 7 मार्च, ओके 600 यूनिट परचेज किया था, 100 यूनिट्स वेयर रिटर्न टू सप्लायर्स। ओके, तो इसका क्या इफेक्ट डाला है सॉल्यूशन में? अच्छा, यहाँ पर तुम देखो कि हमने 7 मार्च को 600 यूनिट परचेज किया, FIFO मेथड है ये, रेट लगा है 400, 2400 आ गया, और यहाँ पर 600 लिखा है। मैं तुमको सिर्फ इतना ही पार्ट बता रही हूँ। उसके बाद हमने 9th ऑफ मार्च को क्या किया, रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न इज काइंड ऑफ अ सेल ओनली। सेल मतलब इश्यू हो रहा है ना, स्टॉक तुम्हारे पास से जा रहा है, तो रिटर्न में भी तुम 100 यूनिट लिखोगे और रेट लगा दोगे 4 रुपीज और 400। तो यहाँ पर बैलेंस कितना बचेगा, 900 एंड 500। कुछ नहीं करना है, रिटर्न ही किया है तो तुम्हें अलग अलग डेट में दिखाना है। 7 को दिखा देना है 600 परचेज किया, और 9th एक और डेट तुम्हें ऐड करना अपनी ओर से। भूल मत जाना 7 मार्च के बाद एक चाहिए तो इधर स्टार कर लेने का। कभी भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो 7 मार्च पे अगर सपोज ये क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में आता, फॉर एग्जाम्पल जैसे नवंबर 2016 का ही क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा भी पहले का नहीं, 3-4 साल पहले ही पूछा गया था क्वेश्चन। सपोज इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो तुम्हें 7 मार्च पे स्टार कर देना, तो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक होगा कि अच्छा 7 मार्च को कुछ तो एडजस्टमेंट है। जैसे 7 मार्च का ट्रांजेक्शन किया, तुम्हें उसके बाद 9th मार्च का ट्रांजेक्शन दिखाना है। याद रखना, FIFO हो चाहे वेटेड एवरेज हो, डेट बहुत मायने रखता है। योर ट्रांजेक्शन शुड बी डेट वाइज। FIFO मेथड, वेटेड एवरेज मेथड कोई टफ नहीं है, फिर भी बच्चों से मिस्टेक होता है क्योंकि वो लोग डेट वाइज जाते ही नहीं है, या तो फिर अमाउंट कुछ ऊपर नीचे लिख देते हैं, तो इससे मिस्टेक होता है। वरना ये मेथड में कुछ इतना सिखाने जैसा या इतना टफ कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो ये सब चीजों का ध्यान देना एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। FIFO मेथड ही ट्राई करना, वेटेड एवरेज नहीं करना है, वो मैं कराऊंगी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली। सो एटलीस्ट ट्राई इट फॉर योर सेक। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। याद रखना अपना टारगेट कितना है कॉस्ट अकाउंटिंग में, 90+। each and everyone whoever is watching video, whoever is watching this lecture, make it sure कि आप लोगों का मार्क्स 90 above आना ही चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग में। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक में डाउट है या कोई सपोर्ट चाहिए स्टडी वाइज, देन यू कैन डायरेक्टली आस्क मी फॉर दैट। वो तुम्हारा हक है पूछना कि मैडम ये भी पढ़ा दो, मैडम ये डाउट है या ये वो, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर, बट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल इज 90 above मार्क्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। इजी है, बहुत इजी है मिलना। मैंने खुद ने पेपर करेक्शन किया और मैंने दिए हैं बच्चों को मार्क्स, मैं ऐसे ही नहीं तुम लोगों को से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आई हैव गिवन 95 मार्क्स ऑल्सो इन कॉस्ट अकाउंटिंग। बच्चे तो ऐसा लगता है जैसे कि सॉल्यूशन जो हमें मिलता है वही सॉल्यूशन पूरा पेपर में उतार के रख दिया उन्होंने, इतना एक्यूरेट रहता है आंसर। तो इस तरीके से अगर तुम लोग भी सॉल्व करोगे तो तुम लोगों को भी मिलने के चांसेस है। सो इसलिए बोल रहे राइट फ्रॉम द बिगनिंग स्टडी हार्ड। सो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका होगा। ये सब डेफिनेटली ट्राई करना, कुछ डाउट रहेगा तो आई विल मेक clear it next lecture. Okay,
गॉड ब्लेस।